आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। शाम के 7 बजने जा रहे हैं और ये खास वक्त होता है हमारे खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस का, जिसमें हम अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराते हैं बाखबर। बालटाल में लैंडस्लाइड की वजह से अब तक अमरनाथ यात्रा पर गए 9 अकीदतमंदों की मौत हो चुकी है और एनी शाहिदीन के मुताबिक दर्जनों अकीदतमंद लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कई अकीदतमंद जख्मी भी हुए हैं जिनका आर्मी के बेस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 2 अकीदतमंदों की मौत हरकत कल्ब बंद होने की वजह से हुई है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, अकीदतमंद अमरनाथ गुफा से 7 किलोमीटर दूर थे। एसएसपी गांदरबल के मुताबिक ये लैंडस्लाइड बरारी मार्ग और रेल पथरी के दरमियान पेश आया। हलाक होने वाले 2 लोगों की शिनाख्त हो गई है। शर्मा दिल्ली की जबकि अशोक मेहता पटना के रहने वाले थे। लैंडस्लाइड की वजह से गुज़िश्ता शाम कश्मीर में जो आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश हुई थी उसकी जद में ये लोग आ गए। कल शाम को पूरी वादी में तेज आंधी के साथ बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया था और श्रीनगर समेत शुमाली और जनूबी कश्मीर के सभी अजला इसकी गिरफ्त में थे। आंधी इतनी तेज थी कि सैकड़ों दरख्त जड़ से उखड़ गए थे और मकानों और दुकानों की छतें उड़ गई थी। बिजली और मवासलाती निजाम पूरी तरह दरहम बरहम हो गया था। मौसम और सड़कों की खराब हालत के सबब बालटाल और पहलगाम में अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। अनंतनाग जिला इंतजामिया के मुताबिक अकीदतमंदों को नूनवान बेस से आगे जाने से रोक दिया गया है। जिला इंतजामिया की मदद से आर्मी, रियासती पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नीम फौजी दस्तों के जवान रास्ता साफ करने के काम में लगे हुए हैं। ऊपर गुफा से दर्शन करके आ रहे थे तो आगे पीछे बिछड़ गए थे। हमारा जो यात्री था वो पीछे रह गया था। वो जब आ रहा था बारिश हो रही थी तो स्लाइडिंग हुई, पत्थर आया, जो पता लगा, हमें पुलिस से पता लगा, पत्थर आया उसके सर पे लगा, उसकी डेथ हुई हुई। और बैग था, बैग का पता नहीं लगा, उसमें कैश था और उसमें कागज वागज सारे थे, वो पता नहीं लगा बैग कहाँ है। इंजरी तो वहाँ 4 बता रहे हैं कि 4 आगे पीछे हुए हैं और स्लाइडिंग जो है करीब 15-20 स्लाइडिंग हुई थी। जब हम लोग आ रहे थे अचानक स्लाइडिंग हुई जिसमें कम से कम 5 आदमी तो मेरे सामने आंखों के चले गए नीचे, और जिसमें कि हमारे बंदे जो हैं अभी तक लापता हैं जो पीछे थे। हम सिर्फ 70 लोगों में अभी 20 आदमी हैं, 50 को लापता है। ऊपर जितनी समय हुआ एक भी कोई आदमी का बंदा भी नहीं था, ना पुलिस वाला था, कुछ भी नहीं था। वहाँ जान बचाने की आफत पड़ी थी और 2 लेडीजों को तो हम जान के बचा लिए, नहीं वो तो नीचे चली जाती। गांदरबल के डीडीसी और एसएसपी मुसलसल हालात पर नजर रखे हुए हैं। डीडीसी डॉक्टर पीयूष सिंगला जाए हादसा पर राहत रसानी के काम की खुद ही देखरेख कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जख्मियों में ज्यादातर की हालत स्टेबल है जिन्हें मल्टीपल फ्रैक्चर है और उन्हें बोन हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जबकि हलाक हुए अकीदतमंदों की लाश भेजने का इंतजाम भी किया जा रहा है। उन्होंने हादसे की वजह से कई अफराद के लापता होने की खबर की तरदीद की है। वाज़ेह है कि बाज़ अकीदतमंद साथियों के लापता होने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि रास्ता साफ होते ही अकीदतमंदों का आगे जाने को इजाजत दे दी जाएगी। इमीडिएटली फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी उस टाइम पे ये थी, जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं कि जो डेड बॉडीज़ हैं उसको जल्दी से जल्दी नीचे लाया जाए बालटाल बेस हॉस्पिटल में। और वो अब सारी यहाँ पे हम डेड बॉडीज़ हैं उनका जो इमीडिएटली हम कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके उनके लव्ड वंस हैं आसपास कैंप में हैं तो उनके साथ उन बॉडीज़ को रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे डिस्पैच करवाया जाए। इसके साथ जो इंजर्ड लोग हैं, इंजर्ड कुछ 6 लोग थे, कल 5 लोग यहाँ इंजर्ड थे जो कुछ लेग आर्म फ्रैक्चर के साथ आए थे और किसी के कुछ और माइनर इंजरीज थी। कईयों को डिस्चार्ज किया गया, कईयों को बोन जॉइंट हॉस्पिटल रेफर किया गया है। तो इंजर्ड आर ऑल स्टेबल बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट 4 प्रीशियस लाइव्स। और अभी मैं और एसएसपी खुद भी ट्रैक पे जा रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग से ही मैन एंड मशीनरी ट्रैक पे है। जल्दी से हमारी कोशिश है कि ट्रैक को जल्दी से जल्दी रिस्टोर करवाया जाए ताकि जो यात्री अभी कैंप में हैं, जो यात्रा के लिए आगे जाना चाहते हैं, उनको हम ट्रैक पे जल्दी यात्रा छोड़ सके। तो ऑलरेडी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो चल रहे हैं अभी और कोई वहाँ पे बॉडी या कुछ और नहीं है। एवरीथिंग हैज़ बीन क्लियर्ड। सिर्फ हमें ट्रैक फिटनेस की वेट है। जैसे ही ट्रैक फिट होता है तो उसके बाद हम यात्रा को इमीडिएटली डिस्पैच छोड़ेंगे। ऐसा कोई मिसिंग नहीं है। देयर इज़ नो मिसिंग रिपोर्ट कि जो इस लैंडस्लाइड के कारण वहाँ कोई मलबे में दबा हो, इस तरह का कोई मिसिंग नहीं है। जो था पूरा रेस्क्यू ऑपरेशंस, जो इवैक्यूएशन करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ अब जो स्लाइड्स आई हुई हैं उनको हमें स्लाइड्स को क्लियर करना है और उसके बाद ही हम यात्रा को छोड़ पाएंगे। तो बालटाल में लैंडस्लाइड की वजह से अब तक अमरनाथ यात्रा पर गए 9 अकीदतमंदों की मौत हो चुकी है। एनी शाहिदीन के मुताबिक दर्जनों अकीदतमंद लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है।
और कई अकीदतमंद जख्मी भी हुए जिनका आर्मी के बेस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 2 अकीदतमंदों की मौत हुई है, लेकिन जो जराए हैं वो बता रहे हैं कि 9 अकीदतमंदों की जान जा चुकी है। और अगर हम बात करते हैं हरकतें कल बंद होने की वजह से इन 2 की मौत की बात कही जा रही है पुलिस के जरिए। जिस वक्त यह हादसा हुआ अकीदतमंद अमरनाथ गुफा से 7 किलोमीटर दूर थे। एसएसपी गांदरबल के मुताबिक ये लैंडस्लाइड बरारी मार्ग और रेल पथरी के दरमियान पेश आया है। तो बरारी मार्ग अमरनाथ गुफा का जो इलाका है उससे 7 किलोमीटर दूर एसएसपी गांदरबल के मुताबिक ये लैंडस्लाइड बरारी मार्ग और रेल पथरी के दरमियान हुआ है और हलाक होने वाले 2 लोगों की शिनाख्त भी हो गई है। इनमें से एक ज्योति शर्मा है जो कि दिल्ली की, जबकि अशोक मेहता पटना के रहने वाले थे। लैंडस्लाइड की वजह से गुज़िश्ता शाम जिस तरह के हालात बने थे उसको काबू में करने की कोशिश की जा रही है। उधर रामबन के चंद्रकोट में सड़क हादसे में 7 अकीदतमंद जख्मी हो गए और यह हादसा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही सीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मकामी पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बटालियन के कमांड अफसर यशपाल थापा ने बताया कि इस तरह के हादसों से निपटने की बटालियन पूरी तरह से तैयारी में लगी हुई है। ये 2 यात्री गाड़ियां आ रही थी जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रही थी यात्रा करने के लिए। उसमें से एक विंगर गाड़ी थी और एक टेम्पो ट्रेवलर था। वो ओवर स्पीड कार में शायद एक गाड़ी ने पीछे से हिट किया। जैसे इसके बारे में हमारे जवानों को खबर मिली, हमारे जवान ऑलरेडी जगह जगह तैनात थे। जैसे खबर मिली हमारी क्विक एक्शन टीम जो है वो मौके पर तुरंत पहुँची, इंक्लूडिंग एम्बुलेंस। और जो घायल व्यक्ति थे जितने भी, उसमें 3 या 4 को चोटें लगी थी। उन पर तो यह है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में शिफ्ट कर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की मरकजी हुकूमत की पहली तरजीह है। एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए वजीर आजम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जवाबदेही, जिम्मेदारी, बेहतर इंतजामिया और रियासत की तामीर और तरक्की उनकी अव्वलीन तरजीह है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हुकूमत की पॉलिसी पर तफसील से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्स मिलिटेंसी पर काबू पाने में कामयाब हुई है, जिसकी वजह से लोगों में तहफ्फुज़ का एहसास पैदा होने लगा है। मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा की तकर्रूरी के हवाले से पीएम मोदी ने कहा कि वो अपना काम कर रहे हैं। समाज के सभी तबकों से वो मुसलसल राब्ते में हैं। अपोजिशन और शिद्दत पसंदों की तनकीद करते हुए वजीर आजम ने कहा कि रियासत में किसी भी तौर पर तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गवर्नर रूल नाफिज होने के बाद पहली बार वजीर दाखिला राजनाथ सिंह 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे और इस दौरान वजीर दाखिला रियासत के हिफाजती इंतजामात का जायजा लेंगे। खबरों के मुताबिक वो अमरनाथ भी जाएंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। वजारत दाखिला के एक ऑफिसर के मुताबिक राजनाथ सिंह गवर्नर NN वोरा, इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों के आला ऑफिसर्स के साथ मुलाकात भी करेंगे। इधर मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के दौरे के दौरान श्रीनगर में एक हाई लेवल मीटिंग में शिरकत करने की बात भी सामने आ रही है। उनके दौरे को लेकर के बीजेपी के सत शर्मा ने जी सलाम से खास बातचीत की। गवर्नर रूल लगने के बाद राजनाथ सिंह का ये पहला विजिट है जम्मू कश्मीर में। क्या इसका मकसद है, इस पर बात करेंगे। सत शर्मा सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। गवर्नर रूल के बाद पहली दफ़ा राजनाथ सिंह आए हैं। पिछली दफ़ा आए थे तो पत्थरबाजों के लिए उन्होंने कहा था कि ये अपने बच्चे हैं, एक मौका देने की बात की ही थी। अब सिक्योरिटी रिव्यू भी करेंगे, किस तरह से देखते हैं? इस समय में माननीय राजनाथ जी का जो 2 दिवसीय दौरा है वो डेफिनेटली एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, और ख़ास तौर पर हम सब जानते हैं कि इन दिनों में यात्रा जो है लगातार बढ़ भी रही है और लोग वहाँ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे समय में सिक्योरिटी का रिव्यू और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आए, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी किसी यात्री को कोई परेशानी ना हो, और आगामी आने वाले समय में किस तरीके से, और ख़ासतौर पर जब भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन से ऑप्ट आउट किया था तो मुख्यतः रूप से एक मुद्दा ये भी था कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के साथ साथ कहीं कोई कमियां रही थी, कोई चूक रही थी, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ थी। उन कमियों को जो है वो दोहराया ना जाए, कमियां जो हैं वो दूर की जाए, इसीलिए उनका 2 दिन का जो है वो विजिट।
जिस तरह के सियासी हालात बने हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में, और कल कांग्रेस अंबिका सोनी ने वहाँ पे मीटिंग भी की, उसके ऐसे में राजनाथ सिंह भी यहाँ पे आए हैं, क्या अभी आपको लगता है कि अभी जो हालात हैं वो नॉर्मल हो चुके हैं कश्मीर में और अब कोशिश होगी सरकार बनाने की? ऐसा है कि मुख्यतः रूप से जहाँ तक गवर्नर राज आज हम सब जानते हैं यही है कि डेवलपमेंट में एक अच्छा वातावरण प्रदेश के तीनों खित्तों के लिए बने, चाहे वो जम्मू है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो लेह लद्दाख है, इन तीनों में एक सा डेवलपमेंट हो और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में एक शांति का माहौल बने। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी आज जो चुनौती भी है और जो ज़रूरत भी है वो आज एक यात्रा की है कि अच्छे वातावरण में जो है यात्रा हो जाए। इसीलिए यहाँ पर राजनाथ जी का जो है आना हुआ है। बाकी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पर आना, उसके बारे में हम जानकारी नहीं रख सकते कि वो कौन सी परिस्थितियों में किस कारणों से वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर जो है वो। नहीं, आपको लगता है कि जब से गवर्नर रूल लगा है तब से पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आ चुकी है और जो हालात हैं कश्मीर में वो पहले के बजाय अब ज़्यादा बेहतर हैं? ऐसा है कि केंद्र गवर्नर राज में केंद्र सीधे तरीके से सीधे तौर पर जो है अपने जो यहाँ की स्थिति है उसको जो है उनके समक्ष है उनको, और ख़ास तौर पर मेरा मानना है कि यात्रा भी जो है अच्छी तरीके से जा रही है, एक अच्छा वातावरण जो है बना है। उसी सिनेरियो को देखने के लिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को सिनेरियो को देखने के लिए, यात्रा के लिए, यात्रा पॉइंट ऑफ व्यू को देखने के लिए कि किसी किस्म की यात्रियों को दिक्कत ना आए, दोनों रूट्स और ख़ास तौर पर वर्षा से बाधित भी जो है इन दिनों में यात्रा हुई है, उस सिनेरियो को देखने के लिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को जांचने के लिए माननीय राजनाथ जी का दौरा जो है यहाँ पे हुआ। राम माधव जी पहले आए, उन्होंने दर्शन किए बाबा अमरनाथ के, और अब राजनाथ सिंह आए हैं, उन्होंने भी दर्शन करने हैं बाबा अमरनाथ के, और ऐसे में फिर से पार्टी लीडर्स के साथ क्या मुलाकात उनकी होगी? ऐसा है, जो भी हालांकि पार्टी को सीधे तरीके से सीधे तौर पर तो नहीं कहा गया है, लेकिन अध्यक्ष जी को और वहाँ पर जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनसे ज़रूर उनके ध्यान में बात लाई होगी। और ठीक है, यहाँ पर जब वो कश्मीर में सिक्योरिटी जांचने के लिए आए हैं, सिक्योरिटी की बैठकें लेने के लिए आए हैं, तो डेफिनेटली वो बाबा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। और हम लोग तो चाहते हैं कि बाबा का आशीर्वाद जो है पूरे देश भर में है, पूरे भारतीय जनता पार्टी पर है, इसलिए डेफिनेटली वो उनके दर्शन के लिए भी जाएंगे। आपने कहा बाबा का जो आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी पर है, और इसको समझा जाए कि अब हालात मामूल की तरफ है और अब जो लोगों की मुश्किलातें हैं, जो सरकार बनाने की कवायद है, वो शुरू होगी। मेरा मानना है कि जब तक गवर्नर राज है और ख़ास तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी ने ऑप्ट आउट किया है, तो परिस्थितियाँ आप लोगों के सामने हैं कि अगर राजनाथ सिंह ये रिपोर्ट देते हैं कि अब जो उनको रिपोर्ट दी जाएगी यूनिफाइड कमांड की तरफ से, क्या आपको लगता है कि उस रिपोर्ट के बलबूते पे एक सही जो दिशा तय हो पाएगी? ऐसा है कि ये केंद्र का विषय है, इस पर केंद्र विचार करके अगर विचार विमर्श हम लोगों से जाना जाएगा तो डेफिनेटली हम लोग जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा हम लोग करेंगे। सर शर्मा, जिनका कहना है कि राजनाथ सिंह का ये दौरा काफ़ी अहम है और जो सिक्योरिटी का जायज़ा लिया जाएगा और जो भी पार्टी की आला कमान ये तय करेगी, उसको पार्टी को जिस तरह का निर्देश दिया जाएगा उसके लिए पार्टी तैयार है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। राजधानी श्रीनगर में भी आंधी और तूफान से भारी नुकसान हुआ है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में चिनार की दरख्तों की शाखें टूटकर गिर गईं, जिसकी वजह से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। शेख आलम गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी 2 गाड़ियां पेड़ के नीचे आ गईं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी ऐसे ही मंजर दिखाई दिए। खानयार, लाल चौक और टीआरसी पर पानी जमा हो गया और बारिश के साथ जालाबारी भी हुई है, जिसकी वजह से मेवे, सब्जी और दूसरी फसलों को भी नुकसान हुआ है। रास्ता खराब होने की वजह से श्रीनगर लेह शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त भी काफी मुतासिर हुई है। उधर पुंछ और राजौरी जिले को शोपियान जिले से जोड़ने वाले मुगल रोड को भी बंद कर दिया गया है। मौसम अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। सुबह से कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होने की खबर है। बारिश के सबब जुनूबी कश्मीर में नदियों का वाटर लेवल भी बढ़ गया है।
बारिश से वादी के तमाम जिले मुतासिर हुए हैं और कल शाम से शुरू हुई बारिश आज भी जारी रही और इसके पेश नजर तमाम जिला इंतजामिया हरकत में आ गया। नुकसानात का जायजा लेने के लिए बांदीपुरा के डीडीसी ने कलामा और दूसरे गांवों का दौरा किया। डीडीसी के हमरा उनका पूरा अमला भी मौजूद था और दौरे के दौरान डीडीसी ने पानी, बिजली, सड़क, नालियों और राशन स्टॉक के बारे में तफसीली जानकारी भी हासिल की। उन्होंने वूलर लेक और झेलम नदी के वाटर लेवल पर खासतौर से नजर रखने की ताकीद की है। गांव के अलावा उन्होंने शहर की मुख्तलिफ मार्केट का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बल्दिया एहलकारों को सड़क पर होने वाले नाजायज कब्जे को फौरन हटाने की हिदायत दे दी है। रियासती असेंबली को तहलील किए जाने के मुतालबे को लेकर पैंथर्स पार्टी का एहतजाज तेज होता जा रहा है। इस मुतालबे को लेकर पुंछ में पार्टी कारकुनों ने मुजाहरा भी किया है और बस स्टैंड के पास हुए मुजाहरे में दर्जनों कारकुनान शामिल हुए। पार्टी ने असेंबली तहलील करके रियासत में नए इंतखाब कराए जाने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन गवर्नर की कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं है और पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जोरावर सिंह ने गवर्नर पर जानिबदारी का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि वो मरकज के दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात को लेकर जल्द फैसला नहीं किया गया तो पार्टी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। हमारी पैंथर्स पार्टी ये मांग करती है कि रियासत की असेंबली को जल्द से जल्द भंग किया जाए, क्योंकि आज तक हमारे सुनने में आया है, जहां तक हम जानते हैं कि जब भी गवर्नर राज लगता है तो उसमें इंसाफ और कानून के अंतर्गत काम किए जाते हैं, लेकिन हमें यह समझ नहीं आता कि हमारे गवर्नर श्री एन एन वोहरा जी पर कौन सी हुकूमत का दबाव है कि वो दफा 52(2)B के तहत रियासत की असेंबली को भंग नहीं करते, जबकि इस दफे के तहत उनको ये हकूक हासिल हैं कि वो रियासत के किसी भी हाउस और किसी भी असेंबली को बर्खास्त कर सकते हैं। हमारी जो मेन डिमांड है कि रियासत की असेंबली जो है उसे फौरी तौर पर भंग कर दिया जाना चाहिए। अगर इसको भंग नहीं किया जाता है तो नेशनल पैंथर्स पार्टी जो है प्रोफेसर भीम सिंह जी सुप्रीम कोर्ट तक इस मसले को लेकर जाएंगे। इधर कुपवाड़ा जिले के करालगुंड गाजियाबाद हॉस्पिटल में एम्बुलेंस न होने की वजह से एक जख्मी शख्स को जान के लाले पड़ गए। खबरों के मुताबिक पेड़ से गिरने के बाद शदीद तौर पर जख्मी एक शख्स को हॉस्पिटल लाया गया, जिसे डॉक्टरों ने बारामूला के लिए रेफर कर दिया, लेकिन मरीज को ले जाने के लिए अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं थी। मकामी लोगों का इल्जाम है कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर एम्बुलेंस का जाती इस्तेमाल कर रहे हैं। वाज़ेह है कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 5 माह से एक भी सर्जन, गायनी और चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है। नाराज लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हॉस्पिटल पर ताला लगा दिया। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस और सिविल इंतजामिया के एहलकार मौके पर पहुंचे और लोगों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की। कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन का गुस्सा ठंडा हुआ। रहती है। बीएमओ के बच्चे स्कूल जाते हैं उसी गाड़ी में पिछले 2.5 महीनों से, जो कि वो गाड़ी मुजफ्फर बे के फंड से हमारे करालगुंड के नाम पे इशू की गई है, लेकिन पिछले 2.5 महीनों से हमने वो एम्बुलेंस नहीं देखी। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं आपकी वसादत से, प्लीज आज गवर्नर रूल्स है, हमारी मांगे पूरी करो, हम बड़ी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। वहीं कुलगाम के दमहाल हांजीपुरा में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तामीर में एक नई तरह की बदउनवानी सामने आई है। यहां पर ठेकेदार की दबंगई के आगे महकमा सेहत के अफसरान भी बेबस हैं। तामीर में 2म दर्जे का मटेरियल इस्तेमाल किए जाने की शिकायत के बाद बीएमओ ने ठेकेदार के काम रोकने की हिदायत दी है, लेकिन ठेकेदार पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। और इस बारे में जब जी सलाम की टीम ने डीडीसी को मुत्तला किया तो उन्होंने मामले की जांच कराकर काम रोके जाने की यकीन दहानी कराई है। वाज़ेह है कि तकरीबन 2.25 लाख की मालियत से बनने वाले इस पीएचसी का 2017 में संगे बुनियाद रखा गया था। इसकी तामीर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की जानिब से कराई जा रही है। पूरा मामला मेरी नोटिस में आया। मैंने फौरन बीएमओ से बात की, बीएमओ डीएचपुरा से बात की। उन्होंने कहा कि न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहाँ बनाया जा रहा है, 1,88 लाख की लागत से बनने जा रहा है। इसको उन्होंने पिछले दिनों काम शुरू किया था, तो इसमें कुछ दिक्कतें आई थी शायद उनको। उन्होंने कहा कि इसका प्लिंथ शायद है वो ग्राउंड लेवल के बराबर ही है, उन्होंने प्रॉपरली इसको नहीं किया हुआ है। तो अभी मैंने उनसे बात करके AWD से बात करके उनको काम रुकवा दिया है
मैं कुछ सरकारी काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए जम्मू जा रहा हूँ। 2 दिन के बाद इंशाल्लाह मैं जम्मू से वापस आऊँगा और पर्सनली आपको भी साथ लेकर वहाँ इंशाल्लाह हम देख लेंगे, जो भी इसमें खामी हुई उसको दूर करवाएंगे। ये जे.एंड.के पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन इसको बना रहा है, उनको ये टेंडर अलॉट हुआ है, उनसे भी हमने बात कर दी, उनका फौरन से काम रोक दें, जब तक इसको हम गो अहेड का सिग्नल ना दें तब तक इसको काम नहीं करेंगे। वो इसमें जो भी खामी है, जो भी कोताही है, उसको लोगों की शिकायत को मद्देनजर रख के इसको दूर किया जाएगा। और बनिहाल में राशन कार्ड बनाने में बदउनवानी का मामला सामने आया है। बनिहाल के मुज़फ्फराती इलाके थाची और अमकूट में सीएपीडी के एक राशन डीलर ने अपने अजीज और अकारिब के नाम से कई फर्जी राशन कार्ड बनवा रखे हैं। कागजी धोखाधड़ी के जरिए उसने गैर शादीशुदा लोगों को शादीशुदा और नाबालिग को बालिग बता करके कार्ड बनवा लिए हैं। राशन कार्ड पर लगी कई फोटो भी फर्जी पाई गई है। मकामी लोगों का कहना है कि जरूरतमंदों को राशन देने की बजाय ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। गांव वालों का इल्जाम है कि बीपीएल, एवाई और एनपीएचएच जुमरे में भी दुकानदार ने काफी गड़बड़ियां की हैं। पुंछ में सरहदी गांव करमाडा में पीओके के 5 भैंसें इंडियन बॉर्डर में घुस आईं। खेत में काम कर रहे किसानों ने पाकिस्तानी भैंसों की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भैंसों को कब्जे में लिया और तहकीकात के बाद मामला दर्ज किया गया है और भैंसों को गुलपुर गांव के मुश्ताक अहमद को देखभाल के लिए दे दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी पीओके से एक बच्चा सरहद पार करके आ गया था, जिसे बाद में पीओके भेज दिया गया था। और डोडा टाउन में एक 2 मंजिला घर गिरने का मामला सामने आया है। हादसे के वक्त घर में कोई नहीं था। घर में 5 लोग रहते हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों से घर किराए पर लिया हुआ था, लेकिन हादसे के वक्त घर में रहने वाले सभी लोग बाहर थे और बड़ा हादसा होते से बच गया। हादसे के पीछे लगातार बारिश होने की वजह मानी जा रही है। खबर लगते ही तहसीलदार डोडा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तहकीकात की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं डोडा की है, जहां पर एक 2 मंजिला घर जो कि डोडा टाउन में था, ये गिर गया है। और हादसे में ये अच्छी बात रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि घर में रहने वाले सभी लोग उस वक्त बाहर थे, क्योंकि घर में 5 लोग रहा करते हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों से घर किराए पर लिया हुआ था, लेकिन 5 उस वक्त घर में नहीं थे, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। लगातार जो बारिश हो रही है इलाके में, उसकी वजह से ये घर काफी कमजोर हो गया था और अचानक गिर पड़ा। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने रियासत में गवर्नर रूल नाफिज होने का इस्तकबाल किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंजीम के सदर आर.के. भट्ट ने कहा है कि कश्मीरी डिस्प्लेस्ड पिछले कई सालों से अपने घरों से दूर रह रहे हैं और सरकार ने अभी तक उनकी वापसी के लिए कोई यकीन दहानी नहीं कराई, ना ही कोई ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पनाह गुज़ीर आज अपने खासतौर से फंडामेंटल हुकूक से महरूम हैं, लेकिन सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। उन्होंने गवर्नर से कश्मीरी पनाह गुज़ीरों की परेशानियों को जल्द अज जल्द सुलझाने की अपील की। साथ ही आर.के. भट्ट ने उम्मीद जताई कि गवर्नर रूल में उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के हालात जो बहुत बिगड़े हैं, इस स्थिति में अगर गवर्नर रूल को इम्पोज किया गया, मैं यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की तरफ से इसका स्वागत करता हूं, इसका वेलकम करता हूं। वो भी खासकर जो श्री आनंद वोहरा जी को ये गवर्नर रूल दिया गया, क्योंकि उनको इस स्टेट के लिए बहुत जानकारी है और उन्होंने पास्ट में भी बहुत अच्छे काम किए हैं रियासत के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि वो इंटरवीन करे प्रधानमंत्री की उस पैकेज को, जिस पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित की वापसी तय की जा रही थी। उसके काफी कंपोनेंट जो इंप्लीमेंट नहीं हुए और जितने भी कंपोनेंट्स उसके इंप्लीमेंट हुए वो भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि आज भी वो लोग कश्मीर में सफर कर रहे हैं। आज भी उनको रहने की जगह नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलिंग नहीं है। जितने भी कश्मीर वैली में माइनॉरिटी लोग रह रहे हैं, उन सबको एकोमोडेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का पहला फर्ज है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पहला दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको रेस्टोर करे, ताकि हमारी लिविंग जो ऑनरेबल लिविंग वो बनी रहे।
श्रीनगर में कुछ निजी और गवर्नमेंट तंजीम के इश्तिराक से एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया और इस एक्सपो का मकसद स्कूल के पास आउट तलबा को आगे की पढ़ाई के लिए फैसले लेने में मदद करना है। दरअसल स्कूल से निकलने के बाद बच्चों के मन में सब्जेक्ट्स को लेकर कई कंफ्यूजन होते हैं और इस तरह के स्टूडेंट एक्सपो की मदद से तलबा मुल्क और बैरून मुल्क की कई यूनिवर्सिटीज में राब्ता कायम कर पाते हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें सही सलाह देते हैं, जिससे कि तलबा को यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन में परेशानी नहीं होती। जो हमारे ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ से, उनको पता नहीं होता है कि मतलब कौन कौन से कॉलेज है, क्या क्या करवाते हैं। कोई शारदा यूनिवर्सिटी है, कोई यहाँ पे अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो ये हमें बताते हैं कि मतलब क्या करना चाहिए आपको, क्या मतलब आपके लिए ठीक रहेगा, आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए कौन सा मतलब डिग्री सही रहेगी। इसलिए इसे मतलब एक्सपोजर मिलता है बच्चे को कि क्या करना चाहिए आगे। क्या मोटिव इसका है? बेसिकली ऐसा एग्जीबिशन जो है एजुकेशन फेयर में ही वर्क करती है, जो हमारे ऑल ओवर इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश भी फेयर होता है। हमारा मेन मोटिव ये है कि जितनी भी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ के बच्चों को कौन से, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कश्मीर की, तो मेडिकल को लेकर थोड़ा ज़्यादा फोकस होते हैं। तो सारी यूनिवर्सिटी को एक प्लेटफॉर्म पर लाए हैं कि उसको सारी इन्फॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म पर मिल सके, उसको नंबर ऑफ अलग अलग प्लेसेस पर ना जाना पड़े। सपोज किसी बच्चों को बांग्लादेश के लिए एडमिशन चाहिए या पूरे इंडिया में कहीं पर भी एडमिशन चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उसके जो नीट का स्कोर है या अगर JKCET का स्कोर है या जिस बेस पर वो क्वालिफिकेशन के बेस पर उसको एडमिशन कहाँ पर मिल सकता है, क्या फीस है, तो सारे यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर अवेलेबल हैं सेम प्लेस पर। बच्चों को ये फायदा होता है कि उनको जगह जगह यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ेगा, एक प्लेस पर सब सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। उनके कैरियर से रिलेटेड, प्लेसमेंट, फैकल्टी, इंफ्रा, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उनको मिलती है यहाँ। कश्मीर एक्सप्रेस में यहाँ एक छोटे से वक्फे के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे। आप देखते रहिए जी सलाम। कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कादरी ने कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर की जानिब से कश्मीरी नौजवानों के लिए कई तरह के बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि तालीम हासिल करने वाले बच्चे चाहे जिस जमात में हों या जिस सतह पर हों, तालीमी इदारों की जानिब से कोशिश होती है कि उन्हें दुनियावी तालीम के साथ साथ इस्लामी पैगाम और तालीम भी फराहम कराई जाए। असल में हमारी यही काविश रही है, जब भी हम इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं अंडर द बैनर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर, हमारा यही है कि नंबर वन कि दैट हम इनके बिल्कुल बच्चों के करीब पहुंच जाए, चाहे वो किसी भी तालीमी सतह पर इस वक्त वो इसमें गामजन हो, चाहे प्राइमरी में हो, हायर सेकेंडरी में हो, हायर एजुकेशन में हो, यूनिवर्सिटी लेवल में हो। तो एक ये है कि एक ये जो रहमत का पैगाम है इसको तो आमतुन्नास तक पहुँच जाए, इस्लाम का अखुवत, मसावत, मोहब्बत, खुलूस, ये सब चीज़ें जो मिलजुल कर इस पूरे महीने की एक शान है, वो हम चाहते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल में वो इनकलकेट हो जाए। तो दूसरी बात यह है कि जहाँ कहीं भी आप हमें ये महसूस कर लें कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर इसको डेवलप करने के लिए जिन चीज़ों की तरफ आपने अभी तवज्जो फरमाई, तो वह पेश हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते भी रहेंगे। हमने अपनी एक्टिविटीज़ को रिलीजियस कन्वर्स के दायरे में ही महदूद नहीं करके रखी हैं। जनूबी कश्मीर के त्राल में जोरदार बारिश से एक गांव में सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसकी वजह से कई मकान और फसलों को नुकसान हुआ है। जराये के मुताबिक पुलवामा के नारिस्तान और गुटरो इलाके में अचानक शुरू हुई बारिश के बाद बादल फट जाने की वजह से गांव में बाढ़ आ गई और इसकी वजह से कई हेक्टेयर इलाके में खड़ी फसल तबाह बर्बाद हो गई। अचानक आए सैलाब से इलाके के रोड को भी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। डीसी पुंछ एजाज असद के तबादले के बाद मकामी लोगों का गुस्सा फूट गया। उन्होंने गवर्नर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और 2 घंटे तक जम्मू मेंढर हाईवे बंद करके एहतजाज किया। एहतजाज करने वालों में अलग अलग तंजीमों के लोगों के साथ अलग अलग कम्युनिटी के लोग शामिल थे। उनका कहना है कि लंबे अरसे के बाद उन्हें अपना डीसी मिला था। 3 महीने में अच्छे काम शुरू हुए थे कि डीसी का तबादला कर दिया गया। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिन गवर्नर सरकार ने IAS के तबादलों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें डीसी पुंछ का भी नाम शामिल है और मकामी लोग डीसी के ट्रांसफर का फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मांग नहीं मानने पर जबरदस्त एहतजाज की बात कह रहे हैं। गवर्नर रूल, गवर्नर रूल, हम क्या चाहते हैं? रूल, गवर्नर रूल, गवर्नर
प्रोटेस्ट इसलिए जारी है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ का डीसी साहब चेंज किया गया है। कोई भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अच्छा काम करने वाला आता है उसको 10 दिन के अंदर ही उठा के पटक देते हैं। अगर हमारे डीसी साहब को वापस नहीं दिया तो हम प्रोटेस्ट कल भी करेंगे और रोड जाम रखेंगे। ये कोई ना सोचे गवर्नर साहब ने ये काम किया, अच्छा नहीं किया है। गवर्नर रूल है, हम मानते हैं गवर्नर रूल है, लेकिन ये कौन सा रूल है कि हमारा डीसी साहब एक अच्छा काम करने वाला था डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसको उठा के दूसरी जगह डाल दिया। अगर हमारा डीसी साहब वापस नहीं आया तो कल से लगातार हमारा यही प्रोटेस्ट रहेगा। और जम्मू में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के डॉक्टर अपनी सैलरी में 7th पे कमीशन को लागू करने की मांग करते हुए एहतजाज पर उतर आए हैं। एहतजाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि कश्मीर में उनके ही ग्रेड के लोगों को 7th पे कमीशन का फायदा मिला है तो उन्हें इसका फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है। एहतजाज करने वाले डॉक्टर अपनी जरूरी मांगे पूरी करने की मांग कर रहे हैं और मांग नहीं माने जाने पर आने वाले दिनों में पूरी तरह से एहतजाज करने का ऐलान किया है। उधर सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और डॉक्टरों की हड़ताल से निपटने के लिए सरकार ने एस्मा लगाने का फैसला किया है। मेन डिमांड्स यहाँ पे आज रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन जम्मू की रख रही है। देयर आर 2 थिंग्स। सबसे पहले एक चीज़ है कि यहाँ पे हम लोगों ने ये जो स्ट्राइक डिले की थी, इसका रीज़न क्या था? फ्लड्स थे कश्मीर में और दूसरा था कि यहाँ पे यात्रा की जो स्टार्ट हो रही थी। इस बेसिस पे हमने कहा था कि हम अपनी जो स्ट्राइक है, अपनी जो ये है थोड़ा दूर से करेंगे। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो हमने देखा गया कि जेएमसी श्रीनगर की जो रेजिडेंट्स डॉक्टर्स हैं उनके साथ ये किया गया कि उनको टर्मिनेट किया गया। तो ये जो है एक बहुत हार्श डिसीजन है। इसके बेसिस पे हम सब जो यहाँ पे डॉक्टर्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की टीम है जम्मू की, हमने ये फैसला लिया था, अपने प्रिंसिपल को बताया गया इन्फॉर्म करके कि हम सपोर्ट करते हैं इस कॉज को। हम सपोर्ट करते हैं कि डॉक्टर्स की उतनी रिस्पेक्ट है जितनी होनी चाहिए और उनको वो मिलनी चाहिए। ऑन दैट बेसिस उनकी जो रीइंस्टेटमेंट है वो जल्दी होनी चाहिए। दे शुड बी गिवन बैक देयर पोजीशंस विद रिस्पेक्ट। एंड नंबर सेकंड चीज जो है कि हमारा जो स्टाइपेंड हाइक है इट शुड बी डन क्विकली विद इमीडिएट इफेक्ट। एटलीस्ट कोई हमें रिटर्न अश्योरेंस मिलनी चाहिए कि ऑर्डर्स आर देयर एंड दे आर बीन एक्टेड अपॉन। और हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट राजन वैद्य इस वक्त हमारे साथ जम्मू से इस खबर पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। राजन, डॉक्टर साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर उनकी जो मांग है 7th पे कमीशन की उसको नाफिज नहीं किया गया तो फिर वो काम रोकने जैसे कदम उठाएंगे। क्या तैयारियां हैं अगर हम बात करते हैं हुकूमत की, और क्या एस्मा लगाने की जैसे कि बात कही जा रही है, क्योंकि डॉक्टरों का जो रुख लग रहा है वो कहीं ना कहीं बड़ी हड़ताल का लग रहा है। राजन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं आप हमारे साथ, तो अपनी बात रखिए। पहले भी ये स्ट्राइक पर गए थे तब इनको मुतालबा था जो डिस्पैरिटी है, जो कश्मीर के रेजिडेंट डॉक्टर्स को जो पे दी जाती है वो उनको नहीं दी जाती है, तो वो उनकी एक डिस्पैरिटी थी जिसको खत्म किया गया था। उसके बाद जो है इनका ये अब मांग है कि जो 7th पे कमीशन का जो सैलरी हाइक है जो कश्मीर के रेजिडेंट डॉक्टर्स को मिला है वो उनको नहीं मिला है, जिससे डिस्पैरिटी फिर से हो गई है इनकी सैलरी में। और ये चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द जो गवर्नर है वो जल्द से जल्द जो है इसकी ओर ध्यान दें, नहीं तो जो इनकी जो इंडेफिनिट स्ट्राइक है वो जारी रहेगी। वहीं गवर्नर NN वोहरा की ओर से भी सख्त जो एक तरह से जो कार्रवाई होने की जो अंदेशा है कि एस्मा लागू हो सकता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है गवर्नर की ओर से कि जो पेशेंट हैं उनको सफर नहीं किया जाने दिया जाएगा और डॉक्टरों की जो मनमानी है वो नहीं चलेगी। अगर डॉक्टरों को कोई अगर इशू है वो सही ढंग से उसको पेश कर सकते हैं। इस तरह से स्ट्राइक पर जाने से जो है जो पेशेंट सफर होंगे जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी साहब, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से डॉक्टर्स का रुख लग रहा है वो कहीं ना कहीं तिब्बी सहूलियात को मुश्किल में डाल सकता है, और जैसा कि आप बता रहे हैं एस्मा लगाया जा सकता है। लेकिन क्या कोई इशारे मिल रहे हैं इनकी मांगों को लेकर के, कोई बात सामने आ रही है? जिस तरह से डॉक्टर्स एकदम से जो है स्ट्राइक पर चले गए वो कहीं भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो पेशेंट है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो ऐसा अस्पताल है जिसपे पूरे जो जम्मू सूबे से जो है पेशेंट यहाँ पे आते हैं, और जो पेशेंट्स हैं उनकी जो देखभाल है वो सबसे पहले होनी चाहिए। डॉक्टर्स के लिए पहली प्रायोरिटी वही होनी चाहिए
लेकिन जिस तरह से अभी गवर्नर रूल है और अपनी मांगों को लेकर वो स्ट्राइक पर चले गए हैं, ऐसे में जो है जो गवर्नर है वो भी सख्ती से जो है इस तरह की उम्मीद है कि पेश आएंगे। एस्मा लागू हो सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा दिनों तक ये डॉक्टर स्ट्राइक पर रहते हैं उससे वाजिब है कि जो अस्पताल का जो जितना भी निजाम है वो खराब होगा और पेशेंट को जो है परेशानी होगी, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसी कार्रवाई हो भी सकती है, क्योंकि इस वक्त जो है हुकूमत नहीं है, इस वक्त कोई पार्टी नहीं है जिसको ये जाकर ये बोलेंगे कि हाँ हमारी मांग ये पूरी की जाए या इनको इंश्योरेंस मिलेगा। जो भी इनकी मांग है ये अपने किसी भी तरह मेमोरेंडम बना के वो गवर्नर के सामने पेश कर सकते हैं, उसके बारे में जो है वो फिर उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस तरह की जो इनकी मांग है, जो तरीका इन्होंने अपनाया है वो कतई शायद नहीं सहा जाएगा। ठीक है, शुक्रिया राजन वैद्य आपका जम्मू से इस पूरी जानकारी के लिए। इधर बारामूला के डाक बंगला में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज महकमे के एडिशनल सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता की सदारत में ग्राम स्वराज अभियान का इजलास मुनक्किद हुआ। मीटिंग में डीडीसी डॉक्टर नासिर अहमद नकास के अलावा इंतजामिया के कई ऑफिसर मौजूद रहे। डीडीसी ने अरुण मेहता को जिले भर में लोगों के लिए चलाई जा रही स्कीम्स की जानकारी दी। मेहता ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अपने अपने इलाके में दिए गए हदफ को पूरा करें, साथ ही जिन इलाकों में स्कीम्स का फायदा लोगों को तक नहीं पहुंच पा रहा है उसके लिए ऑफिसर्स की रायशुमारी भी की गई है और तरक्याती कामों के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की हिदायत दी। पुलवामा में हिंदू मुस्लिम एकता की बेहतरीन मिसाल सामने आई है। कुवैत में रह रही एक कश्मीरी पंडित खातून मुस्लिम तबके की एक खातून के लिए पुलवामा पहुंची। पुलवामा से अक्सर भाईचारे और एकता की मिसाल देखने को मिली है। यहाँ किसी हिंदू के इंतकाल के बाद आखिरी रसूमात में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान शामिल होते हैं, लेकिन इस बार एक कश्मीरी पंडित खातून ने ऐसी दिलेरी दिखाई कि जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कश्मीर में 90 की दहाई में फैले तशद्दुद के बाद कश्मीर से हजारों कश्मीरी पंडित कुनबों को खदेड़ दिया गया। माइग्रेंट होकर लाखों कश्मीरी पंडितों ने मुल्क और बैरून मुल्क के अलग अलग मकामात पर पनाह ली। उन्हीं में से एक कुनबा रेनू बख्शी का भी है। रेनू कुवैत में रह रही हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पुलवामा की टाकिया दुर्गम की एक खातून को कैंसर है और कुनबा गरीब है जो कैंसर के इलाज का खर्च नहीं उठा पा रहा, तो रेनू का दिल पसीज गया। वो उस गरीब कुनबे की मदद को कुवैत से पुलवामा पहुंच गई। मैं खीर भवानी के दर्शन करने आई थी और मैंने इस लेडी के बारे में सोशल मीडिया पे पढ़ा था, और जब मैंने इसके बारे में पढ़ा मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने अपने मन में ही सोचा था एक बारी जाके मैं देख लूँ। और वहाँ जाके जब मैंने देखा, वहाँ मैंने पता किया सबसे और सारे इसके रिपोर्ट्स देखे, सबसे बातचीत करी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। पुलवामा के टाकिया दुर्गम में रहने वाली खातून मसर्रत जान को कैंसर है। जब वो 25 साल की थी तभी कैंसर की बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया था। उनका शौहर मजदूरी करता है। मसर्रत को 4 साल का एक बेटा भी है। मसर्रत के शौहर के लिए अपनी अहलिया के बीमारी का खर्च उठा पाना मुश्किल हो रहा था। बीमारी में पैसे लगा लगा कर वो थक चुका था। किसी के कहने पर मियाँ बीवी ने सोशल मीडिया पर मदद की गुजारिश की। उनकी गुजारिश सोशल मीडिया के सहारे कश्मीर से कुवैत पहुंची, जहां माइग्रेंट रेनू बख्शी रहती थीं। रेनू ने दरियादिली दिखाई और पुलवामा पहुंची। घर के हालात देखकर रेनू ने इलाज का पूरा खर्च उठाने की ठानी है। अपने घर से भगाए जाने के बाद भी रेनू के दिल में नफरत नहीं, मोहब्बत है। कश्मीरी चाहे जहां भी रहते हों, उनमें कश्मीरियत आज भी जिंदा है। कश्मीर की वादियों में सालों से चल रहे एहतजाज, मुजाहरे और तशद्दुद में फैले बारूद की महक के बीच कई बार प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की खुशबू देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां एक छोटा सा वक्फा हम लेंगे, लौटेंगे तो आपको मिलवाएंगे जम्मू कश्मीर रियासत के सबसे बुजुर्ग इंसान से।
आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस और आइए अब आपको मिलवाते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के सबसे बुजुर्ग इंसान से। बांदीपुरा में गुरेज सेक्टर के चोरवा गांव के रहने वाले मोहम्मद खालिद 115 साल के हैं। अब उनका जिस्म कमजोर हो चुका है लेकिन अब बोल पाते हैं। उन्होंने अपने वक्त की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने गरीबी का वो दौर देखा है जब पहनने को न कपड़े थे न खाना था। मोहम्मद खालिद के चेहरे की झुर्रियां बताती हैं कि उन्होंने 110 से ज्यादा बहारें देखी हैं और अब भी चल फिर सकते हैं, मदद के सहारे ही सही। हमारा जो वक्त था बहुत मुसीबत का था, हमें खाना नहीं मिलता था, कपड़े की बात नहीं, बारिश सोते थे, बारिश सोते, कोई घास लेते थे, एक घास है वही खाते थे, बहुत मुसीबत था। घोड़े के साथ चलते थे, घोड़े सवार था, 5 रुपया देते थे बांदीपुर से 5 मील को उधर। शुक्र करता है खुदा ने आज तक रखा, क्या था बना, अब तो उसी को मैं दाद पार करता है, ले जाओ क्या। इसकी उम्र तो बस 100 अंदाज करते हैं 110 से 15 तक होगा। ये बहुत क्या कहते हैं तकड़ा था, जब जवान था ये तकड़ा था, ये हर जगह घूम रहा था, श्रीनगर घूम रहा था, बांदीपुर में घूम रहा था। ये जवानी में जब थे तो हम क्या कहते हैं कोई 10 साल 12 साल, हाँ कभी मारता था, क्या कहते हैं कुछ गलती हो गई तो उसको तो मारता भी था। ये 47 से पहले के गोरू के साथ जाता था, ये हमारे पास कहता था ये अंग्रेज़ वालों के साथ गए, ज़्यादा क्या कहते हैं फल फ्रूट ज़्यादा खाए, कभी मैंने देखा ही नहीं इसने दवाई खाई। और भदरवाह में चल रहे ऑल इंडिया पेंटर्स कैंप में शामिल फनकार वादी चेनाब की खूबसूरती को अपने कैनवास पर उतार रहे हैं। 5 रोजा इस कैंप का इनेकाद जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से किया जा रहा है। इस कैंप में मुल्क के 12 जाने माने पेंटर शामिल हो रहे हैं। कैंप के दौरान पेंटर्स वादी चेनाब के मुख्तलिफ लोकेशन का भी दौरा करेंगे और इस दौरान मुशाहिदे में आने वाली चीजों में रंग भरा जाएगा। कैंप के दौरान फनकार मकामी पेंटर्स के साथ अपने तजुर्बात शेयर करेंगे। कैंप का मकसद मकामी तहजीब और सकाफत को फरोग देने के साथ साथ नए पेंटर्स को फन की बारीकियों से मुतारिफ कराना भी है। 6 जुलाई तक चलने वाले इस पेंटिंग कैंप का इफ्तिताह भदरवाह यूनिवर्सिटी कैंपस के रिएक्टर प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद भट्ट ने किया। रेक्टर प्रोफेसर और इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कल्चर ऑफिसर भी मौजूद थे। जिस आर्ट कैंप में मैं आया हूं वहां और भी स्टेट के कलाकार आए हैं। यहाँ के कलाकारों के साथ मिल करके उनके काम को देखने का अवसर मिलेगा, हमारे काम से वो जुड़ेंगे। ये मेन मकसद होता है किसी भी आर्ट कैंप का। हर आर्टिस्ट के काम में उस जगह का जहाँ का वो है वो उस काम में रिफ्लेक्ट करता है। तो अपनी अपनी कल्चर, अपने अपने संस्कृति को अपने काम में दिखाते हैं वो। लेकिन इस तरह के कैंप में एक दूसरे से लोग प्रभावित होते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। ये मौका आज अकादमी ने दिया है, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर के। मैं आर्टिस्ट कम टीचर भी हूँ। ये मेरा फर्स्ट कैंप है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना। नेचर में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और ये एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। फुल है ये आर्टिस्टों से, शायरों से, लेकिन इनको वो पजीराही नहीं मिलती, इनका एक्सपोजर नहीं मिलता है। तो ये कैंप जो उन्होंने 5 रोज़ा यहाँ मुनक्कद किया है, हमारे इन खास करके नौजवान तबका जो है इस आर्ट से वाबस्ता, इस चनाब वैली के खास करके भदरवाह और इसके आसपास के इलाके के बच्चे हमारे जो हैं उनके लिए इंस्पिरेशन है ये, उनके लिए एक आउटलेट मिलेगा। ये 5 दिन उनके साथ भी इंटरेक्शन करेंगे। बहुत ही खुशामद इकदाम है ये। और श्रीनगर के एक निजी होटल में हज पर जाने वाले लोगों के लिए एक तरबियत प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें कि हज के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखा जाना है, इस पर बात हुई। एहराम कैसे बांधा जाए, हज के दौरान क्या सही है क्या गलत है, उलमा और दानिशवरों ने लोगों को इसकी तरबियत दी है। प्रोग्राम में कसीर तादाद में लोग शामिल हुए, जिनमें कि खातून भी काफी तादाद में थी। प्रोग्राम का एहतमाम अंजुमन उलमाए अहनाफ जम्मू एंड कश्मीर की जानिब से किया गया था। अहनाफ जम्मू कश्मीर के एहतमाम से आज यहाँ लाला रख होटल में जो इमसाल इंशाअल्लाह मुस्तान आज़मीन हज बैतुल्लाह और मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं,
उनको तरबियत सिखाने, हरमैन शरीफैन का आदाब, मनासिक हज, फ़ज़ाइल उम्रा, तरीक़े उम्रा, इस सिलसिले में हमने यहाँ एक तरबियती कैंप का यहाँ आज एहतमाम किया। हमने एहराम बांधने के सिलसिले में इनको सिखाना है, इनको हज बैतुल्लाह कैसे अदा करना है, मनासिक हज क्या है, मदीने मुनव्वरा में कैसे अदब एहतराम से जाना है और कैसे अदब एहतराम से रहना है, उम्रा कैसे अदा करना है और अरफात में कैसे रहना है, मिन्ना और मुज़दलिफ़ा में कैसे रहना है। ये तमाम मसाइल के बारे में इनको आज आगाही देनी है। क्या ये अवेयरनेस हफ्ते भर चलेगी? इधर बारामूला के खानपुरा इलाके में मशहूर सैयद जानबाज वली की दरगाह है। 15 साल से इसकी देखरेख की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के जेर निगरानी में है, लेकिन आज तक वक्फ बोर्ड ने दरगाह का रिनोवेशन नहीं कराया है, जिसके चलते मकामी लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि बारिश के पानी की वजह से दरगाह की दीवारों में दरार पड़ जाती है। दरगाह के हर कोने से चूहे नजर आने लगे। दरगाह पर होने वाले सालाना उर्स के साथ हर रोज भी यहां ज़ायरीन आते हैं और काफी तादाद में दरगाह के लिए पैसे भी देकर जाते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड दरगाह की देखरेख के लिए पैसा खर्च नहीं करता है। मकामी लोगों ने कई बार वक्फ बोर्ड के अफसरान से दरगाह के रेनोवेशन के लिए कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। मकामी लोगों ने एक बार फिर वक्फ बोर्ड से दरगाह की मरम्मत कराने की अपील की है। पहले हम जी सलाम का बहुत ही शुक्रगुजार हैं, आप यहाँ आज कवरेज के लिए आए। हमारे ये मसाइल है ज़ियारत के। पहले मैं अर्ज़ करूँ कि जब से वक्फ बोर्ड ने ये ज़ियारत का चार्ज लिया, तब से यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो ज़ाहिरीन के लिए फ़ायदेमंद है। आपने अंदर देखा कि क्या हाल हुआ है ज़ियारत का। यहाँ पर हज़ारों ज़ाहिरीन आते हैं अपने अकीदत का नजराना डालने। आप देखो कितने सेब यहाँ इस आमदनी के लिए रखे गए, और महीने 2 महीने के बाद जब खोलते हैं कम से कम 30 से 35 लाख तक ये साल में लेते हैं यहाँ पर। मगर यहाँ पर आपने खुद ही देखा कि यहाँ पर वो पैसा खर्च नहीं किया गया। हम आज आपके वसादत से गवर्नमेंट को, खासकर आज गवर्नर रूल है, गवर्नर साहब से अपील करते हैं, क्योंकि वो आज इस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। इधर बांदीपोरा में 3 रोजा जश्न वूलर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस को लेकर के मकामी लोगों और खिलाड़ियों में भी काफी जोश है। वादी में सयाहत को फरोग और नौजवानों को खेल के तय बेदार करने के लिए आर्मी की जानिब से इस शानदार वूलर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है। इस दौरान रोइंग, केकिंग और खासतौर से किश्ती रेस जो होती है वो, साथ ही 11 किलोमीटर लंबे मैराथन रेस जैसे मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। ये तो मेरे दिमाग में था कि रेस जीतूंगा ही जीतूंगा। सब बहुत मेहनत की और रेस जीतूंगा। सर पिछले साल भी इधर किया है, भर्तियों में भी जाते हैं, सुपर एक्सीलेंट कंट्री, लेकिन वहाँ पर मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम निकलती है। पिछले साल भी थर्ड आया था सर मैं, जो वॉलीबॉल से मारपोस तक थी वहाँ पर क्वेश्चन में पिछले साल। इस साल तो मुझे पहले ही लग रहा था मैं खुद पहले स्थान पर आऊँगा। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, तो बॉडी फिट रहती है और दूसरे आपस में भाई सब मिलते हैं तो बहुत मजा आता है। तो ये था कश्मीर एक्सप्रेस का आज का शुमारा। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन थोड़ी देर बाद यानी 8 बजे आप देखेंगे हमारा खास प्रोग्राम ग्राउंड जीरो, मेरे साथी खुर्शीद रब्बानी के साथ।